हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग वर्स 24/7। आज हम बात करेंगे जेआईबी के सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के मॉड्यूल 1 का यूनिट 6 जो कि है ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तक हम लोगों ने 5 यूनिट कर लिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी तक जिन लोगों ने ये 5 यूनिट नहीं देखे हैं तो वो पहले जाके वो देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो इसके अंदर हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट कि ग्लोबलाइजेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स एडवोकेसी, भाई ग्लोबलाइजेशन जरूरी क्यों है, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया, भाई ग्लोबलाइजेशन होने के बाद इंडिया की इकोनॉमी पे, इंडिया एज ए नेशन पे क्या इम्पैक्ट हुआ है। उसके बाद देखेंगे फेयर ग्लोबलाइजेशन एंड द नीड फॉर द पॉलिसी फ्रेमवर्क कि ग्लोबलाइजेशन एक फेयर तरीके से, अनबायस्ड तरीके से कैसे चला सकते हैं, और दूसरा कि उसको रन करने के लिए सिर्फ कौन से मतलब उसके फ्रेमवर्क्स क्या होने चाहिए, उसके कैसे नॉर्म्स होने चाहिए कि एक फेयर ग्लोबलाइजेशन को चलाया जा सके। और लास्ट में हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन इन रिवर्स गियर कि आज के टाइम में ये ग्लोबलाइजेशन को डी ग्लोबलाइजेशन क्यों हो रहा है, मतलब अब इकोनॉमिक्स दुनिया से कट ऑफ क्यों कर रही है, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन, अब इस तस्वीर के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन किसे बोलते हैं। जैसे कि ये है हमारा भारत, अब इसमें हो क्या रहा है, सभी दुनिया, ये पूरी अर्थ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि ये प्लेन कहाँ जा रहा है, इधर, ठीक है। यहाँ से कुछ ट्रेड हो रहा है, इधर कुछ रिलेशनशिप्स बन रही हैं, इस कंट्री से रिलेशनशिप बन रही है, इधर इस कंट्री से रिलेशनशिप बन रही है, इधर, ठीक है। ये एक ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के से साथ कहाँ से ट्रेड हो रहा है, रशिया से, ठीक है। रशिया से ये ट्रेड हो रहा है यूएसए में। तो कहने का मतलब ये है कि सभी कंट्रीज एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। अब ये इसका क्या मतलब हुआ इंटरकनेक्टेड, कैसे इंटरकनेक्टेड है, ये ट्रेड को लेके इंटरकनेक्टेड है, ये कल्चर को लेके इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। रिलेशन है इनके अंदर कुछ ना कुछ तरीके से, ठीक है। तो ये ही क्या है ग्लोबलाइजेशन, कि एक देश एक दूसरे देश से ऊपर किसी न किसी तरीके से डिपेंडेड है, मतलब ट्रेड को लेके कुछ ऐसा, एक ऐसा मटेरियल, ऐसा प्रोडक्ट को लेके जो कि उसको दूसरे देश से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। या ऐसी कोई सर्विस जो एक स्पेसिफिक कंट्री ही प्रोवाइड करवा रही है, कुछ ऐसा कल्चर, कुछ ऐसे लोग जो वहां पे जाके एक नौकरी कर रहे हैं या रेमिटेंस को लेके आ रहे हैं, कैसे ना कैसे भी वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। आज के युग में पूरी दुनिया एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और इसी इंटरकनेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन रेफर टू द ongoing process of increasing interconnectedness, integration and interdependence among countries। अब ग्लोबलाइजेशन किसको रेफर करता है, इंटरकनेक्टेडनेस, इंटीग्रेशन होता है कंट्रीज के बीच, इंटरडिपेंडेंस होती है, जो पहले बताया कि एक दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है। तो वो क्या है, इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन अमंग कंट्रीज। फिर इकोनॉमिक्स, कल्चर्स, सोसाइटीज अराउंड द वर्ल्ड। अब जितने भी नेशंस हैं अराउंड द वर्ल्ड, वो एक दूसरे पे किसी ना किसी तरीके से डिपेंड हैं। जैसे कि उनके कल्चर को लेके, उनकी इकोनॉमिक को लेके, जैसे आज के दिन नेपाल जो एक देश है, वो इकोनॉमिकली किस पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है, इंडिया पे। क्यों, क्योंकि वो एक लैंडलॉक कंट्री है, वो किसी समुद्र का एक्सेस नहीं है। अब उसको कोई भी ट्रेड करना है, ठीक है, तो उसको किसका एक्सेस चाहिए, इंडिया का, ठीक है। तो ऐसे ही हर कंट्री किसी न किसी पे डिपेंडेंट है। जैसे यूएसए है, यूएसए का आज मेडिसिन जो यूएसए के अंदर बिकती है, वो हर 3 में से 1 इंडिया बेस्ड है। तो यूएसए दवाई के मामले किस पे डिपेंडेड है, इंडिया पे। इंडिया ऑयल के मामले में किस पे डिपेंडेड है, इंडिया ऑयल किससे लेता है, गल्फ कंट्री से लेता है, ठीक है। तो इंडिया की डिपेंडेंसी किस पे है, गल्फ कंट्रीज पे, ऑयल रिच कंट्रीज पे, ठीक है। तो हर कोई कंट्री एक दूसरे पे डिपेंडेड है, ठीक है। तो इश्यू क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। कोई जैसे अब यह है ग्लोबलाइजेशन का एक एग्जांपल, जैसे सोसाइटीज के आधार पर, पॉलिटिक्स के आधार पर आधारित हैं, इकोनॉमिक्स उनके साथ डिपेंडेड है, इन्वायरमेंट भी
उस पर डिपेंड करता है कल्चर, वहाँ का कल्चर भी, ये सब क्या है ग्लोबलाइजेशन की कड़ियाँ हैं, ये एक दूसरे को मिलकर ही ग्लोबलाइजेशन बनता है। जैसे अब देखो इन्वायरमेंट, अब किसी भी एक कंट्री के अंदर कुछ एनवायरमेंट का कुछ मतलब कुछ ऐसा ब्लास्ट हो जाता है या कुछ ऐसा न्यूक्लियर अटैक हो जाता है, तो उसके साथ क्या होगा, दूसरे कंट्री पे भी इफेक्ट होगा, पड़ोसी कंट्रीज पे या दूर दराज की कंट्री, कुछ बड़ा ऐसे घटना हो जाती है, तो वो क्या है, वो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट, या ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट क्या है। ग्लोबलाइजेशन इज डिफाइंड एज ए राइज ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग नेशन। अब ग्लोबलाइजेशन डिफाइंड कैसे कर सकते हैं कि कंट्रीज के बीच में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आज एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों पर डिपेंड है। एग्जांपल के लिए देखिए कि आज इंडिया का एक नागरिक यूएसए की मीडिया को कंज्यूम करता है। ठीक है, आज हम लोग यूएसए हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं, वो भी क्या है, ग्लोबलाइजेशन है। आज हम वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, वो भी क्या है, ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, आज यूएसए के लोग भी भगवत गीता पढ़ते हैं, तो वो क्या है, ग्लोबलाइजेशन है। वो हिंदी बोलना सीखते हैं, वो भी ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक देश दूसरे देश पे कनेक्ट हो रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है। ठीक है, इतना आज अब सबसे बड़ा एग्जांपल है कोविड-19। कोविड-19 जब आया तो आया शुरू कहां से हुआ, चाइना से, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के कारण वो सभी दुनिया में फैल गया। क्यों, क्योंकि दुनिया में लोग ट्रैवल कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वो क्या साथ में वायरस को कैरी करके दूसरे देश में पहुंचा रहे हैं। तो ये इम्पैक्ट क्यों हुआ, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अब जब सभी देशों ने अपनी अपनी फ्लाइट्स को बंद कर दिया था, फ्लाइट्स को जब बंद कर दिया था कि चाइना के साथ हम फ्लाइट्स को नहीं आने देंगे और जाने देंगे, तो क्या हुआ था, ग्लोबलाइजेशन हुआ था, डी ग्लोबलाइजेशन। तो उसमें देशों को एक दूसरे का कनेक्शन काट दिया गया था। बिल्कुल इजी वर्ड में बोले तो जब दोनों देशों के बॉर्डर, दोनों देशों के अंदर आना जाना, व्यापार, सब कुछ रोक दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डी ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, हम थे ग्लोबलाइजेशन इज डिफाइंड एज ए राइज इन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग नेशंस। द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज एन एंशिएंट वन। ग्लोबलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो बहुत पुराना है, डेटिंग बैक टू द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के बाद द वर्ल्ड वॉर वन, ग्रेट डिप्रेशन एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड वाज फोर्स्ड ए रिट्रीट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। अब वर्ल्ड वॉर वन जब खत्म हुआ, तब दुनिया के अंदर क्या हुआ, बहुत सारा मंदी आ गई, डिप्रेशन में चली गई थी इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो वो किसका कारण था, ग्लोबलाइजेशन का। क्योंकि आपको वही बताया ना कि हर कंट्री एक दूसरे पर डिपेंड है। आज एक देश में मंदी आई, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उनके पास पैसों की कमी रहेगी। ठीक है, तो वो जो भी ट्रेड कर रहे हैं, तो दूसरे देश को जो उनका डेब्ट है वो नहीं चुका पाएंगे। जब दूसरे देश को पैसा नहीं मिलेगा, तो जिस दूसरे देश ने जिस तीसरे देश से कुछ डेब्ट लिया होगा वो उसको नहीं चुका पाएगा। तो ऐसे कड़ियां से कड़ियां फाइनेंशियल मार्केट के अंदर शॉर्टेज रहेगी, तो वो हर पूरे वर्ल्ड में क्या हो जाएगा, डिप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे अच्छा एग्जांपल है लेमन ब्रदर्स का। लेमन ब्रदर्स जो अमेरिका का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट था, जो कि 2008 के अंदर कोलैप्स कर गया था। ठीक है, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड के अंदर मंदी आ गई थी। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका, ग्रेट डिप्रेशन का। ठीक है, और वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद फोर्स्ड ए रिट्रीट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद लोग पीछे हट रहे थे ग्लोबलाइजेशन से, एंड सेवरल ट्रेड ऑब्स्टेकल वर रेज्ड, और काफी ट्रेड के अंदर रुकावटें आ रही थी। हालांकि इन द मिड 1918 द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी का हेडक्वार्टर मुख्यालय है पेरिस के अंदर, पेरिस जो कि फ्रांस की कैपिटल है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। ओईसीडी पॉपुलराइज्ड द टर्म, yet again globalization is described by the World Trade Organization as the development towards unrestricted cross-border flows of goods and services, capital, labor force। अब OECD ने क्या किया, एक नया टर्म जो ग्लोबलाइजेशन को डिस्क्राइब किया था, किस कारण कि लोग कि नेशंस
अनरिस्ट्रिक्टेड क्रॉस बॉर्डर गुड्स एंड सर्विस और कैपिटल और लेबर फोर्स को ट्रेड कर पाए। ठीक है, तो ये मतलब ओईसीडी ने एक तरह से उसकी डेफिनेशन दी थी। द कंसेप्ट was formally introduced in India with the new economic policy in 1991-1992 जब इंडिया ने एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ये तीनों नीति अपनाई थी। कब? 1991-92 में। ठीक है, मनमोहन सिंह के टाइम में, मनमोहन सिंह जी के टाइम में एलपीजी जब नीति अपनाई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसको बोला जाता है, जिसके अंदर इंडिया ने अपनी क्लोज्ड इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोल दिया गया था, जिससे अब फॉरेन कंपनीज इंडिया में आकर व्यापार कर पा रहे थे। ठीक है, तो इसी कारण इंडिया ने जब ये किया तब भी इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन आया। यहाँ पे जो मैंने मनमोहन सिंह जी के बारे में बताया, ये उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन 1991 और 2 के अंदर नरसिम्हा राव जी हमारे पीएम थे, नरसिम्हा राव। ठीक है, अब हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स एडवोकेसी। इसका क्या मतलब होता है एडवोकेसी का, कि ग्लोबलाइजेशन को ऐसे कारण हैं जो कि सपोर्ट करते हैं ग्लोबलाइजेशन के लिए। तो देखिए सिंपल सी बात है, जब पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन आ गया, ठीक है, सब देश एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ठीक है, आज एक देश के अंदर अगर कुछ मंदी आती है तो उसका फैलाव दूसरे देशों में भी पड़ता है। ठीक है, आज एक देश के अंदर कुछ ऐसी समस्या थी जैसे कोविड-19, अब एक देश के अंदर एक वायरस फैला, वो क्या हुआ, पूरी दुनिया उससे प्रभावित हुई। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के फायदे और नुकसान दोनों एक साथ चलते हैं। जैसे कि अब ग्लोबलाइजेशन के फायदे क्या हो गए कि सभी देश एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी को शेयर कर पाते हैं। ठीक है, उन वहां और पूरे वर्ल्ड के लोगों को, जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज के लोगों को डेवलप कंट्री का एक्सपोजर मिल पाता है कि वहां पे सब कैसा चल रहा है, वहां की टेक्नोलॉजी क्या है, वहां पे रेमिटेंस क्या मिलते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर जॉब में कितना पैसा वहां मिलता है। तो वहां के लोगों को, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज के लोगों को बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलता है टेक्नोलॉजी का, जॉब्स का, उनको अच्छी अच्छी जॉब्स मिल पाती हैं। ठीक है, क्योंकि अब दुनिया जुड़ी हुई है तो उसमें उनको बहुत बेनिफिट होता है। ठीक है, यही बात इसमें बोली गई है। द टर्म ग्लोबलाइजेशन रेफर टू इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, कल्चर इन हैबिटेट्स एज ए रिजल्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन से क्या है, इंटरकनेक्ट है, वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स तो सब जुड़ी हुई है, कल्चर एक साथ जुड़ा हुआ है और वहां के इनहैबिटेड, वहां के रहने वाले लोगों के साथ। ठीक है, और क्रॉस बॉर्डर अब ट्रेड हो रहा है, इजीली ट्रेड हो रहा है गुड्स और सर्विस का, टेक्नोलॉजी का, एंड फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीपल एंड नॉलेज। ठीक है, अब एक देश से दूसरे देशों में इन्वेस्टमेंट का फ्लो बढ़ रहा है। ठीक है, लोग एक दूसरे के देशों में जा रहे हैं वहां काम करने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए। ठीक है, और नॉलेज शेयरिंग भी होती है। ठीक है, देयर इज स्ट्रॉन्ग एविडेंस फ्रॉम द नेशंस ऑफ ऑल साइजेस एंड लोकेशंस दैट when countries globalize, their citizen benefits from more exposure to border range of goods and services। ठीक है, तो इसका ये कहना चाह रहा है कि अगर ग्लोबलाइज होती है दुनिया तो वहां के रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है, उनको बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। ठीक है, फिर क्या होता है, अगर बेस्ट क्वालिटी में बेस्ट आप प्रोडक्टिविटी से काम करोगे तो रिड्यूस कॉस्ट रिड्यूस होगी, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी पे अगर खर्च करोगे, टेक्नोलॉजी को अपनाओगे तो आपकी कॉस्ट रिड्यूस होती जाएगी, मोर एंड बेटर पेइंग एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, इंप्रूव्ड हेल्थ सेक्टर अपना इंप्रूव करेगा, हायर ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड्स, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ेगा। ठीक है, ग्लोबलाइज होने के ये सभी फायदे हैं। इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, द प्रोलिफरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये प्रोलिफरेशन का मतलब होता है फैलाव या कुछ चीज तेजी से बढ़ना, तेजी से बढ़ना। रोबस्ट इंस्टीट्यूशन, इफेक्टिव मैक्रोइकोनॉमिक पॉलिसीज, एजुकेटेड वर्कफोर्स एंड द प्रेजेंस ऑफ ए मार्केट इकोनॉमी आर द सम ऑफ द रीजन फॉर ग्लोबलाइजेशन वाइडर एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन के एक्सेप्टेंस की क्या चीजें थी
इन्वेस्टमेंट बढ़ती है उससे, और एक देश के लोग दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि अभी आपको एक बताना चाहूंगा मैं आपको, जैसे जापान है, जापान बहुत इंटरेस्टेड है इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि अब हम सोचते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर जापान इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि जापान जो देश है ना, उसको जब लोन मार्केट से लोन लेना होता है तो उसको बहुत कम दर पे मिलता है। जैसे कि जापान अगर अपना बॉन्ड्स इशू करता है तो जापान को लगभग 2% से लेकर 3% तक का इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, ठीक है। और यही अगर भारत सरकार कोई बॉन्ड इशू करती है तो उसको 7%, मिनिमम 7% तो पे करना ही पड़ता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? ये होता है उनकी क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से। क्रेडिट रेटिंग, जिस देश की जितनी क्रेडिट रेटिंग होंगी, जैसे कि इंटरनेशनल कंपनीज हैं, इक्रा, ये और अपनी कौन सी मूडीज, ठीक है, ये ऐसे ऐसे कंपनी है, ये जो ये क्या क्रेडिट रेटिंग देती है देश दुनिया को, देशों को, तो वहां से उनका ये डिसाइड होता है कि उसका बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट क्या होगा। अब जापान के केस में क्या होता है कि जापान को लोन कितने पे मिलता है? जापान को लोन मिल जाता है 2% से लेकर 3% के अंदर, और उसको पता है अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगा मिनिमम भी उसको 7% से लेकर 8% तक का रिटर्न मिलता है, ठीक है। तभी तो जापान बीच के अंदर इतना पैसा फ्री में कमा सकता है, ठीक है। 2% 3% पे लेके और 7% पे अगर मिल रहा है उसको, तो 5% का प्रॉफिट जापान को सीधे सीधे हो जाता है। ये रीजन है कि जापान जैसे देश इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हम कहीं पहुंच गए, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से, और टेक्नोलॉजी का फैलाव होता है, प्रोलिफरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, रोबस्ट इंस्टीट्यूशंस, एक ताकतवर एक अच्छे इंस्टीट्यूशन खुल जाते हैं, मतलब कि आपको एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड के स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूशन आपको अपने देश में मिलेंगे। इफेक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है गवर्नमेंट जो बनाती है वो एक इफेक्टिव बनाई जाएगी कि उसमें बहुत सुधार किए जाएंगे। एजुकेटेड वर्कफोर्स, अपनी जो वर्कफोर्स होगी वो एजुकेटेड हो जाएगी। एंड द प्रेजेंस ऑफ ए मार्केट इकोनॉमी आर सम ऑफ द रीजन फॉर ग्लोबलाइजेशन वाइडर एक्सेप्टेंस। ये सब कारण है कि ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्टेंस करी जा रही थी। द फ्रेज इज नॉट ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ पीपुल एंड इंफॉर्मेशन अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर, ठीक है। तो ये है कि लेबर और इंफॉर्मेशन ये दोनों को दो देशों के बीच में बांटा, ग्लोबलाइजेशन के कारण आसानी से बांटा गया है। प्रोपोनेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन बिलीव्स, प्रोपोनेंट होते हैं समर्थक, दैट इट हेल्प्स डेवलपिंग कंट्रीज टू कैच अप टू डेवलप वंस, ठीक है। अब डेवलपिंग कंट्रीज को क्या बेनिफिट होता है ग्लोबलाइजेशन से, क्योंकि वो जो डेवलप कंट्रीज होते हैं ना वो एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं। जैसे अब यूएसए है, यहां पे देखता हूं यूएसए, अब यूएसए में जो रोड्स हैं और जो इंडिया में रोड्स हैं, अब उसमें क्या डिफरेंस होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी आज के दिन, हालांकि अभी इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, नेशनल हाईवेज और ये एक्सप्रेसवेज बहुत तेजी से बन रहे हैं इंडिया के अंदर, लेकिन अभी भी हम देखेंगे कि हमारे रोड्स इतने अच्छे नहीं है इन कंपैरिजन टू यूएसए, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ है कि डेवलप कंट्री जो होते हैं ना वो एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि ये एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड की चीज बना दी, ठीक है। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो उनको देख देख कर उसको अचीव करने का काम करती हैं, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है, इट हेल्प्स डेवलपिंग कंट्रीज टू कैच अप द डेवलप्ड वंस, ठीक है। तो हर सेक्टर्स के अंदर डेवलप कंट्रीज को कैच अप करने के लिए ग्लोबलाइजेशन जरूरी है। थ्रू इंक्रीज्ड मैन्युफैक्चरिंग, अब मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में डाइवर्सिफिकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब ये सभी सेक्टर्स के अंदर जैसे मैन्युफैक्चरिंग, अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कैसे उनको डेवलपिंग कंट्रीज कैचअप कर सकते हैं, जैसे कि अब इंडिया के पास बेस्ट क्या है, मतलब इंडिया के पास एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा है, ठीक है, तो वहां से मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है क्या, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि डेवलप कंट्रीज के स्टैंडर्ड्स को कैच करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज काम करती हैं, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन करती हैं। इकोनॉमी का डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक ही सेक्टर्स पे आधारित रहें, ठीक है। तो जैसे टूरिज्म,
अब जैसे श्रीलंका कंट्री है, श्रीलंका, अब उसके साथ अभी वो भी डेप्ट काफी कर्जे में चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ टूरिज्म पे डिपेंड था। ठीक है, अब जैसे कोविड-19 आया तो उनकी इकोनॉमी ठप पड़ गई। इसी कारण इकोनॉमी के अंदर डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स, क्रॉस बॉर्डर्स इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ब्रिंग जॉब्स। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट हो और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है तो उससे जॉब्स क्रिएट होती हैं। ट्रेड इनिशिएटिव्स प्रमोट क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बाय रिड्यूसिंग सप्लाई साइड एंड ट्रेड रिलेटेड बैरियर्स। जो कि ट्रेड इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं वो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को बढ़ाने के लिए और ट्रेड रिलेटेड बैरियर्स को कम करने के लिए लिए गए हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो इनहेंस्ड सोशल जस्टिस ऑन द वर्ल्ड वाइड बेसिस। अब ग्लोबलाइजेशन से फायदे, ये सभी क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन के फायदे बताए जा रहे हैं। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, एक सोशल जस्टिस को भी बढ़ाया। कैसे? विद एक्टिविस्ट रिपोर्टिंग दैट इट हैज ड्रॉन अटेंशन टू ह्यूमन राइट्स इशू दैट वुड अदरवाइज हैज गॉन अननोटिस्ड इन द वास्ट स्केल। अब ये क्या कहना चाहता है, अगर किसी भी कंट्री के अंदर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, जैसे अब आपको बताना चाहूंगा, चाइना एक देश है, चाइना जैसे चाइना के वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट के अंदर एक प्रोविंस है, अभी एग्जैक्ट उसका मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, वहां पे उइगुर मुसलमान रहते हैं, उइगुर मुसलमान। अब चाइना क्या कर रहा है, उनके लिए कैंप्स बना के वहां पे उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, कैंप बना के रखता है और उसको इनको एक्सप्लॉइट करता है। ठीक है, अब ये कैसे पता चला, इंडिया में बैठे हमको कैसे पता चल रहा है? सोशल मीडिया की वजह से। सोशल मीडिया, अब आज के युग में सोशल मीडिया सबसे बड़ा ग्लोबलाइजेशन है, क्योंकि सोशल मीडिया ने सभी देशों को, पूरी दुनिया को एक जगह जोड़ दिया है। ठीक है, अब ये क्या कहना चाहता है कि ग्लोबलाइजेशन होने के कारण सोशल जस्टिस के ना वो बढ़ गया है, क्योंकि अब लोग दूर बैठे एक्टिविस्ट आवाज उठा पाते हैं इन सरकारों के खिलाफ और उनका ध्यान उस तरफ लगा सकते हैं जहां पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। और दूसरी जगह अगर कुछ इन्वायरमेंट को खराब करना जा रहा है किसी देश के द्वारा, तो उसके लिए भी इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट जो होते हैं वो आवाज उठा सकते हैं। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के ये सभी फायदे हैं कि ग्लोबलाइजेशन होने से दुनिया को क्या फायदा हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडिया। अब ग्लोबलाइजेशन का इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट रहा है? द एडवेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एडवेंट होता है कि शुरुआत होना, आरंभ होना, कॉज सिग्निफिकेंट चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी। अब ग्लोबलाइजेशन ने इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी पर काफी चेंजेस करने हुए हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी, प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, अब प्रोडक्शन के अंदर भी चेंजेस हुए हैं और कंज्यूमर के बिहेवियर में भी चेंज हुए हैं। ग्लोबलाइजेशन एज एन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स कल्चर एज वेल। अब कल्चर में कैसे ग्लोबलाइजेशन का एक प्रभाव रहता है, जैसे भारत के अंदर आज से हम 100 साल पहले बताए तो कोई जीन या टी शर्ट्स नहीं पहनते थे। ये कैसे वो पहनने लगे हम, जब हमने वेस्टर्नाइजेशन कल्चर को फॉलो किया। वेस्टर्न कल्चर, ये जीन टी शर्ट कहां से आया? वेस्टर्न कल्चर से, यूएसए, कनाडा, यहां से। ठीक है, तो कल्चर को बहुत इफेक्ट करता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, द एंट्री एंड एक्सपेंशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन वेरियस एरियाज प्रोपल्ड द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इवन फर्दर। अब वेरियस फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आई इंडिया के अंदर, तो उसने इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट दिया। ठीक है, प्रोपल्ड किया। Following the 1991 reforms, the average growth rate of Indian economy was much higher than in pre-decades. अब जब 1991 से हमने LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की नीति अपनाई, ठीक है, तो तब इंडिया की जीडीपी रेट तेजी से बढ़ा इन कंपैरिजन टू लास्ट 3 डिकेड्स। यही कहना चाह रहा है कि इससे पहले 1991 से पहले जो भी होता था जीडीपी ग्रोथ, वो बहुत धीरे होता था। ठीक है, तो अपनी इकोनॉमी को ओपन कर 1991 में इंडिया ने काफी बेनिफिट लिया। एक्सपोर्ट्स वर रिगार्डेड एज मच ग्रोथ इंजन एंड मेनी न्यू टेक्नोलॉजीज वर इंप्लीमेंटेड व्हिच बूस्टेड प्रोडक्टिविटी इन लॉन्ग टर्म।
अब उससे क्या हुआ कि इंडिया में एक्सपोर्ट बढ़ा, एक्सपोर्ट बढ़ने से और नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट की गई, जिससे कि देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ी। प्रोडक्टिविटी मतलब कि आज हम कितना मटेरियल, कितना चीजें इंडिया देश के अंदर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है, मतलब कंपैरिजन में, क्योंकि अब अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं अपने, ठीक है, जिसके कारण अब नई नई इनोवेशन हो रही है, तो उससे हम देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंक्लूड इंक्रीज्ड पर कैपिटा इनकम। अब पर कैपिटा इनकम देश के अंदर बढ़ी है। पर कैपिटा इनकम आपको याद होगा कि मैंने शायद पहले चैप्टर में आपको बताया था पर कैपिटा इनकम कि प्रति व्यक्ति आय कितनी बड़ी, तो प्रति व्यक्ति आय बड़ी ग्लोबलाइजेशन से। बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आई, फार मोर ऑप्शन फॉर कस्टमर। अब कस्टमर को मार्केट के अंदर ऑप्शन बहुत मिलने लग गए, क्योंकि कंपनीज के अंदर कंपटीशन बढ़ गया। अब मार्केट के अंदर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों कंपनी कस्टमर को मिल जाती है, तो उसके पास चॉइस रहती है, ठीक है, तो मोर ऑप्शन मिलने लगे कस्टमर को। ग्लोबलाइजेशन ओपन न्यू ऑप्शंस फॉर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए ग्लोबलाइजेशन ने एक नया ऑप्शन खोल दिया है। इट प्रमोटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड फॉर इंडिया टू कंसीडर mobilizing large investment in sector for farm machinization and commercial farming to compete in the global market with Indian agriculture goods। इसका क्या मतलब है कि अब लार्ज इन्वेस्टमेंट आने लगी, ठीक है। अब वो कहना चाह रहा है कि लार्ज इन्वेस्टमेंट को अगर फार्म मशीनाइजेशन कर दिया जाए और कमर्शियल फार्मिंग में बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, तो हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बाकी कंट्रीज की कंपनीज के साथ compete कर पाएंगे, ठीक है, उनकी नीड्स को पूरा कर पाएंगे। हम इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को इतना ग्रो कर देंगे क्योंकि इतनी मशीनरी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हुए हम अपने एक्सपोर्ट्स को ग्रो कर पाएं। अब हम बात करेंगे चौथे पार्ट की, फेयर ग्लोबलाइजेशन एंड द नीड फॉर ए पॉलिसी फ्रेमवर्क। अब ग्लोबलाइजेशन एक फेयर तरीके से होना चाहिए, सभी कंट्रीज की बराबर भागीदारी होनी चाहिए, सभी कंट्रीज को बराबर फायदा होना चाहिए ग्लोबलाइजेशन से, किसी का भी शोषण नहीं होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो इसके लिए क्या फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, उसकी नीड क्यों है, ठीक है, उसकी बात करी गई है। द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड डायलॉग ऑफ अमंग गवर्नमेंट्स organizations within and across borders to promote social cohesion is a key proportion of fair globalization। cohesion का मतलब होता है एकजुटता कि एकजुटता के साथ हमको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए, एक डायलॉग कंट्रीज के बीच, गवर्नमेंट्स के बीच में होना चाहिए, ठीक है, कि हम ऐसे ग्लोबलाइजेशन को चलाएंगे, कोई भी अनफेयर एक्टिविटी नहीं होगी उसके अंदर, ठीक है। तो उसके लिए एक पॉलिसी निर्माण होना जरूरी है। Fair globalization creates opportunities for all, while also ensuring that the advantages of globalization are shared equally। अब ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेज हैं कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। अब ये ऐसा क्यों कहना चाह रहा है कि मतलब ग्लोबलाइजेशन के नुकसान, मतलब अनफेयर ग्लोबलाइजेशन का नुकसान क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि अब कोई देश बड़ा है, कोई छोटा देश है, तो ये इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होगी इन दोनों के बीच, ठीक है, ये इसका शोषण कर सकता है, ठीक है, या लेबर एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। जैसे एक देश के अंदर दूसरे देश की लेबर जाती है काम करने के लिए, जैसे इंडियन लोग बहुत बाहर जाते हैं, कुछ कनाडा जाते हैं, जैसे सऊदी में बहुत लेबर जाती है अपनी, सऊदी अरेबिया में, ठीक है, तो वहां पे ये देश इनका एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, कम लेबर दे के, ज्यादा घंटे काम करवा के, वैसे करके, ठीक है। फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो सकता है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जैसे अब कोई एक देश है, मानो कि वो थर्मल से या कोल से बिजली बना रहा है, बहुत बड़े लेवल पे कोयला जला रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, और इससे क्या हो रहा है कि आसपास के देशों को भी और पूरे ग्लोब को भी नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का सबसे बुरा फैक्टर है कि हर देश को अपनी जिम्मेदारी लेके ही ग्लोबलाइजेशन में भागीदारी करनी पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए ये पॉलिसी या फ्रेमवर्क जरूरी है, ठीक है। फिर कल्चर की बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का आपको मैंने जैसे पहले बताया कि कल्चर भी जुड़ा रहता है, ठीक है। तो अब कुछ देश हैं तो वो अपना कल्चर दूसरे देश पे थोपना चाहते हैं, ठीक है, कि जो हमारा कल्चर है उसको आप फॉलो कर लो, ठीक है। जैसे कि चाइना इसमें बहुत बड़ा एग्जांपल है, वो अपने अंदर ही, जैसे आज चाइना के अंदर अभी थोड़े दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि जितने भी मस्जिद हैं,
अब मस्जिद का जैसे इंडिया के अंदर जो मस्जिद होती है तो उसके ऊपर एक वो गोल सा वो बड़ा बना होता है, ठीक है। अब मेरे को एग्जैक्टली पता उसको क्या बोलते हैं, लेकिन वो उसकी स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है। वो वहां पे जो ऑलरेडी जो मस्जिद है उसको तोड़कर उसकी स्ट्रक्चर को चाइनीज एक आर्टिकल्चर मतलब चाइनीज शेप देके उसको बनवाना चाहता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, कल्चर के साथ छेड़छाड़ हो रही है उनके, ठीक है। तो ये ग्लोबलाइजेशन का ये सबसे बड़ा मतलब नेगेटिव पॉइंट है। फिर ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या है, एक लैक ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिसी होती है कि वहां पे कोई डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क नहीं है, ठीक है। जो देश को मना है वो कर लिया उसने, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका, ठीक है। तो ये मैं आपको वैसे ही बता रहा नॉलेज के लिए कि फेयर ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। अब गवर्नमेंट्स मेजर मस्ट सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सिटीजन। अब गवर्नमेंट को सभी सिटीजन की इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हुए सोचना होगा। एट द लोकल, नेशनल, रीजनल, ग्लोबल लेवल्स, फ्री ग्लोबलाइजेशन मस्ट बी सपोर्टेड by the interdependent and mutually reinforcing pillar of economic development, social development and environmental protection, ठीक है। तो यही मैं आपको भी बता रहा था कि लोकल लेवल पे मतलब ग्लोबलाइजेशन के अंदर लोकल लेवल, नेशनल लेवल, रीजनल, ग्लोबल हर लेवल पर सोचकर उनको ऐसी पॉलिसी बनानी होगी जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, उनकी सोशल डेवलपमेंट भी हो, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी रहे, ठीक है। कुछ अनफेयर प्रैक्टिस ना हो, ठीक है। It must be fair, inclusive, democratically governed, and provide opportunities and tangible benefits to all countries and people, ठीक है। तो उसमें मतलब सबका भला हो, कहने का मतलब ये है कि ऐसी पॉलिसी हो, ऐसा ऐसा फ्रेमवर्क हो ग्लोबलाइजेशन का कि किसी का भी शोषण ना हो, ठीक है। साउंड इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू प्रमोट अपॉर्चुनिटीज एंड एंटरप्राइज इन ए मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। तो साउंड इंस्टीट्यूशन चाहिए, अच्छे इंस्टीट्यूशन चाहिए जो मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी और इंटरप्राइज को प्रमोट करे। इट मस्ट प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सेस टू ऑल नेशंस while also acknowledging the diversity of national strength and development requirements, ठीक है। तो ये ये कहना चाह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सभी कंट्रीज को। कुछ अब ये कैसे भी हो सकती है, काम करने की अपॉर्चुनिटी इक्वल होनी चाहिए, जॉब्स की इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो उस वे में बोल रहा है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, इक्वली फायदा हो, ठीक है। एड्रेसिंग द वांट्स एंड नीड्स of the people is the cornerstone of more equitable globalization। अब पब्लिक की क्या वांट्स हैं, क्या जरूरतें हैं और क्या वो चाहते हैं और क्या नीड्स हैं, वो सभी एक वेल डिफाइंड हो, ठीक है। तो वो उसी को ही हम इक्विटेबल मतलब बराबर ग्लोबलाइजेशन बोला जाएगा, ठीक है। तो उसी को हम बराबर ग्लोबलाइजेशन बोल सकते हैं कि लोगों की वांट्स और नीड्स पूरी होती रहे, वांट्स और नीड्स पूरी होती रहे, और इसी को ही एक बराबरी का ग्लोबलाइजेशन बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे आज के लास्ट टॉपिक की, ग्लोबलाइजेशन इन रिवर्स गियर, द री इमरजेंस ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। कि अब ग्लोबलाइजेशन को आज के दिन दुनिया रिवर्स गियर में क्यों ला रही है, मतलब लोग वापस डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं। ड्यूरिंग इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, ग्लोबलाइजेशन हैज ऑलवेज टेकन ए हिट as WTO regulation allow government to practice trade protection measures to preserve national interest with specific limits। क्या कहना चाह रहा है कि जब कुछ ऐसी घटना घटती है ग्लोबलाइजेशन मतलब वर्ल्ड में कुछ ऐसी घटना होगी तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, वो गवर्नमेंट्स को अलाउ करता है कि वो अपने मेजर ले सकते हैं अपने कंट्रीज को, अपनी जनता को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट के अंदर, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी एंड इंटीग्रेशन अमंग पर्टिकुलर यूनिट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड इज नोन एज डी ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब ये इसका कैसे मतलब हुआ, जैसे कि कुछ विदेशी कंपनीज हैं जो कि एक देश के अंदर आ रही हैं, ठीक है। अब जैसे मानो कि हमारे देश में किसान है, ठीक है। किसान क्या बनाते हैं, मिल्क, दूध बनाते हैं, मान लो दूध का बहुत बड़े वो है, मतलब उनके पास दूध बहुत बड़ी क्वांटिटी में है। अब अगर हमारा देश किसी बाहर की कंपनीज को, जैसे देश के अंदर कौन सी कंपनी दूध की, अमूल,
अब किसी बाहर की कंट्रीज को दूध की सप्लाई इंडिया में शुरू कर दे, ठीक है, तो मानो कि कोई XYZ कंपनी है जो इंडिया के अंदर दूध बेचने लगी है और वो अमूल से 2 रुपए सस्ता मानो दूध दे रही है, तो हमारी जनता क्या करेगी, वो दूध खरीदना चालू कर देगी, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हमारे देश के किसान जो कि अमूल को दूध बेच रहे थे, उनको एक तरह से उनका रोजगार छिन जाएगा, ठीक है, उनको काम मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो जब भारत में अपने देश के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट एक ऐसे नियम रखती है कि हम कुछ इस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर हम जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये एग्जांपल के लिए बोला हूं, तो ये पॉलिसी कौन बनाता है, गवर्नमेंट, कि हम अपने देश के किसानों के लिए ऐसी पॉलिसी बनाए कि उनको रोजगार मिलता रहे परमानेंटली, ठीक है। तो हम दूसरी विदेशी कंपनी को इंडिया में डेयरी प्रोडक्ट बेचने के लिए अलाउ ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही कहना चाह रहा है कि कुछ देश अपने फायदे के लिए, अपनी जनता के फायदे के लिए ऐसे नियम बना सकते हैं, जो WTO रेगुलेशन बोल रहे हैं कि अपने देश को उनको फायदा मिल पाए, ठीक है। तो उसी क्या बोलते हैं, डीग्लोबलाइजेशन। इट इज कॉमनली यूज्ड टू कैरेक्टराइज हिस्टोरिकल इरा इन विच इकोनॉमिक ट्रेड इन्वेस्टमेंट बिटवीन कंट्रीज कोलैप्स, ठीक है। ये कब होता था, जब देश के बीच में इन्वेस्टमेंट कोलैप्स हो जाती थी और इकोनॉमिक ट्रेड बंद हो जाता था। इसके अंदर मतलब डीग्लोबलाइजेशन के ये हो जाता है कि दोनों देशों के बीच में एक ट्रेड होना बंद हो गया, ठीक है। अब वो अपने देश के अंदर ही कुछ उगा रहे हैं और उसी से ही उनका पालन पोषण हो रहा है देश का, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि डीग्लोबलाइजेशन की स्थिति ऐसी है कि एक सब अपने अपने देश पे ही आत्मनिर्भर है, आत्मनिर्भर हो जाते हैं, किसी दूसरे पे अपनी इन्वेस्टमेंट वो मतलब डिपेंड नहीं है, ठीक है। व्हेन ए गवर्नमेंट इनेक्ट्स लॉ टू रिस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिटेड इंटरनेशनल ट्रेड, इट इज participating in protectionism and protectionist measure frequently attempt to protect home producers and workers from foreign competition। यही आपको मैंने अभी दूध और उसका डेयरी प्रोडक्ट्स का एग्जांपल दिया। जब गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी लेके आती है कि किसी बाहर विदेशी कंपनी को देश के अंदर आने का मना कर दे, कि वो कोई भी विदेशी कंपनी इंडिया में आके डेयरी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकती, तो ऐसे मेजर्स को क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शनिज्म, कि वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने किसानों को, अपने जनता को, ठीक है। प्रोटेक्शनिज्म टेक्स 3 मेन फॉर्म्स, टैरिफ, इंपोर्ट कोटास और नॉन टैरिफ बैरियर्स। अब टैरिफ क्या होता है कि टैरिफ मतलब कर लगा दिया उसके ऊपर, ठीक है। अब वही मैं अभी अमूल वाला एग्जांपल दूं कि कोई बाहरी कंपनी आके 2 रुपए सस्ता बेच रही है, तो हम उस पर कर लगा सकते हैं। अब भारत सरकार मानो उस पर 5 रुपए कर लगा दिया, अगर वो 2 रुपए सस्ता भी बेचता तो भी अब उसका 3 रुपए दूध महंगा हो गया, तो अब लोकल जनता कौन सा खरीदेगी, लोकल अमूल का दूध, ठीक है। तो उस पर कर लगा दिया। इंपोर्ट कोटास, इंपोर्ट कोटास होता है कि हम उसको फिक्स इतनी ही क्वांटिटी देश में एंटर करने देंगे, ठीक है, इससे ज्यादा हम नहीं खरीदेंगे, इंपोर्ट इससे ज्यादा नहीं करेंगे। और नॉन टैरिफ बैरियर्स, ठीक है, जो कि नॉन टैरिफ पे हम मतलब फ्री ट्रेड करते थे उसके साथ, कि उस पर कोई कर नहीं लगाते, तो उस पर हम बैरियर लगा देंगे, उसको हम बंद कर देंगे, ठीक है। तो इन तरीके से हम उसको ज्यादा देश के अंदर कंपटीशन आने से रोकेंगे। द प्रोटेक्शनिज्म रिजल्ट इन डिक्लाइन इन ट्रेड। अब प्रोटेक्शनिज्म से होता क्या है कि देश के अंदर ट्रेड की कमी हो जाती है, मतलब अब क्योंकि लोग तो आ नहीं रहे बाहर से, क्योंकि गवर्नमेंट इतना देश को प्रोटेक्ट करके बैठी है, मतलब उस इंडस्ट्री को रोक के बैठी है। प्राइस राइज, अब अगर ट्रेड नहीं हो रहा और कोई आ नहीं रहा, तो उस वस्तु की क्या डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं है, तो क्या होगा, प्राइस राइज हो जाएगा। एंड द नेसेसिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सब्सिडी प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री, ठीक है। और उस इंडस्ट्री को सब्सिडी प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री बनाया, मतलब कि अब उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए गवर्नमेंट को सब्सिडी भी उसको देनी पड़ रही है। सम जॉब्स इन दिस इंडस्ट्री मे बी सेव्ड। अब इससे क्या होगा, अच्छा, बट जॉब्स इन अदर इंडस्ट्री आर लाइकली टू बी लॉस्ट। अब इस लाइन का क्या मतलब है, सम जॉब्स, इसका मतलब ये है कि हम ये पॉलिसी बनाकर कुछ जॉब्स तो बचा लेंगे देश के अंदर, जैसे कि अब डेयरी प्रोडक्ट्स का मैं आपको बार बार एग्जांपल दे रहा हूं, हम उससे किसानों की तो आय बढ़ा लेंगे, लेकिन जो विदेशी कंपनी इंडिया में आकर भारत के लोगों को जो रोजगार देती, ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट देती, वो उनको नहीं मिल पाएगी। तो कहने का मतलब सम जॉब्स ऑफ दिस इंडस्ट्री मे बी सेव्ड बट जॉब्स इन अदर इंडस्ट्री भी लाइकली टू बी लॉस्ट। पर बाकी जो दूसरी इंडस्ट्री के उनको जो जॉब देने वाली थी वो कंपनी आकर, वो हम लॉस्ट कर देंगे, ठीक है।
डिस्पाइट its importance in building a better world for millions of underprivileged. Currently, a gradual shift in viewpoint towards embracing of globalization in taking place. कहने का मतलब है कि ग्लोबलाइजेशन के फायदे इतने सारे थे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे अब ग्रेजुएशन शिफ्ट आ रहा है देशों के अंदर। इसका क्या कारण है? प्राइमरीली सपोर्टेड बाय नंबर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड इवेंट, क्योंकि ऐसे इवेंट हो गए हैं जो पहले कभी देखे नहीं गए थे इन द रिसेंट ईयर्स, सच एज ब्रेक्जिट। अब ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन देश, जब ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर निकला तो वो एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट था दुनिया के लिए, ठीक है, तो उसको बोले ब्रेक्जिट। जब ब्रेक्जिट हुआ, फिर यूएसए ने विड्रॉ कर लिया था ट्रांस यूनियन पार्टनरशिप से, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट था। फिर यूएस चाइना ट्रेड वॉर चल रही थी बहुत टाइम तक, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, पूरे ग्लोबलाइजेशन पूरा हिट हुआ। अब यूएस चाइना के ट्रेड वॉर के अंदर कितने आइटम्स के दाम बढ़ गए थे, मतलब वो अपने ट्रेड वॉर चला रखी उन्होंने, और इससे पूरी दुनिया को उसको झेलना पड़ रहा था, ठीक है। फिर रिसेंट कोविड-19 इंपैक्ट हुआ, पैंडेमिक हुआ था, ठीक है। फिर अभी रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इससे क्या पूरी दुनिया सफर कर रही है। ऐसा नहीं कि रशिया और यूक्रेन को इससे इफेक्ट हो रहा है, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि अभी बहुत से आइटम्स के दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गए हैं, ठीक है, इसकी वजह से। तो अब डीग्लोबलाइजेशन इसीलिए हो रहा था कि अब देश, जो भी कंट्रीज हैं, वो ये सोच रही है कि हम ज्यादा डिपेंड दूसरे देशों पे रहे ही ना, हम आत्मनिर्भर होकर अपना काम करें, ठीक है, और अपने देश में हम नहीं बना पा रहे तो हम अपनी जनता को इतना काबिल बनाएं कि उसकी डिमांड ही ना करें, ठीक है। तो ऐसे ही चल रहा है ये लिमिटेड रोल इन वर्ल्ड ट्रेड, ठीक है। तो रशिया कॉन्फ्लिक्ट होगा, लिमिटेड रोल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्यूट limited role of World Trade Organization's dispute settlement mechanism also play a critical role behind this, ठीक है। अब WTO का जो कि बहुत ही कम रोल है, मतलब डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, उसका इतना साउंड मैकेनिज्म नहीं है, तो वो भी एक कारण है कि डीग्लोबलाइजेशन हो रहा है। There has been a rise in populism principle that it would be better off pursuing inward rather than outward looking policies। मतलब कहने का मतलब है कि अब ये एक अच्छा प्रिंसिपल बन रहा है कि आप अपने इनवर्ड, मतलब अपनी अंदर की काबिलियत के पीछे भागो, ठीक है। परज्यूइंग होता है पीछा करना, मतलब उसके लिए काम करना। परज्यूइंग इनवर्ड रादर देन आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसीज। अब अपने इंटरनल पॉलिसीज को सुधारो। अपने जब डोमेस्टिक प्रोडक्शन को हम इतना अच्छा बना देंगे तो हम दुनिया के प्रोडक्ट्स के पीछे नहीं भागेंगे, हम अपने देश में इतने काबिल हो जाएंगे कि हम अपनी पॉपुलेशन को सर्व कर पाएंगे, ठीक है, इन बोथ इकोनॉमिक एंड फॉरेन पॉलिसीज, ठीक है। तो हम इकोनॉमिकली हम अपने पे डिपेंडेंट रहेंगे और फॉरेन पॉलिसीज भी हमारी इंडिपेंडेंट रहेगी। इसलिए ये बात बोली गई है कि हम अपने इनवर्ड को सुधारें, आउटवर्ड को छोड़ दिए, आउटवर्ड पॉलिसीज को ज्यादा डिपेंडेंट ना रहो। दीज इनवर्ड लुकिंग सोवरेन पॉलिसीज, ठीक है। ये अब इनवर्ड के अंदर क्या क्या सोवरेन पॉलिसी, प्रायोरिटाइजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रायोरिटी दी जाएगी। ऑफरिंग पैकेजेस टू इनेबल डोमेस्टिक कंपनीज टू इंक्रीज देयर स्केल ऑफ ऑपरेशन। अब ऐसे पैकेजेस ऑफर किए जाएं कि डोमेस्टिक कंपनी इतनी कैपेबल हो कि वो अपने ऑपरेशंस को स्केल कर पाए और बढ़ा पाए। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट्स डोमेस्टिकली। अब डोमेस्टिकली इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। प्रोमोटिंग ए प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी टू सपोर्ट द कंट्रीज फ्रॉम अनफेयर ट्रेड कंपटीशन फ्रॉम चीपर सप्लायर, ठीक है। अब अपने देश के अंदर कंपनी को प्रोटेक्ट किया जाए और उसको अनफेयर ट्रेड कंपटीशन से बचाया जाए, ठीक है। तो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को अपनाया जाए। दैट क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ ए स्ट्रेटेजिक रिट्रीट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। ये जो सब चीजें है ना, ये हमको क्लियरली दर्शा रही हैं कि दुनिया अब रिट्रीट कर रही है ग्लोबलाइजेशन से। रिट्रीट मतलब पीछे हट रही है, पीछे हट रही है, हटना, ठीक है। तो ये मतलब मोटा मोटा बात क्या है कि अब इतने इतने सारे इवेंट्स हो गए ना दुनिया के अंदर, ठीक है, जैसे कि अभी ब्रेक्जिट हुआ, या अभी पहले आपको बताया ब्रेक्जिट हुआ, फिर यूएस चाइना ट्रेड वॉर चल रहा है, ठीक है। अब इससे इन सब से क्या हुआ, पूरी दुनिया को झेलना पड़ता है, ठीक है। अब अगर पूरी दुनिया इस चीज को सर्वाइव करे तो वो सभी देश ये सोचते हैं कि हम इन पर डिपेंड ही ना रहे,
हम अपना खुद की डोमेस्टिक प्रोडक्शन करेंगे और खुद को इतना कैपेबल बनाएंगे कि हम खुद अपना पालन पोषण कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए दुनिया डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है अब। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अब पूरे चैप्टर का सार क्या है। ठीक है, द टर्म ग्लोबलाइजेशन, ये सब चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब वापिस रिपीट कर रहे हैं इसको। द टर्म ग्लोबलाइजेशन रेफर टू द इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमीज, कल्चर इन हैबिटेट्स एज द रिजल्ट ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विस, टेक्नोलॉजी फ्लो, इन्वेस्टमेंट, पीपुल, नॉलेज। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि यही कि हम इंटरकनेक्टेडनेस को बढ़ा रहे हैं दुनिया के अंदर। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमी उससे एकजुट हो रही है, कल्चर एक जैसा हो रहा है, इनहैबिटेट्स हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब आज इंडिया का आदमी आपको यूएसए में मिल जाएगा, कनाडा में मिल जाएगा, मतलब इंडियंस लोग तो सबसे ज्यादा बाहर हैं, तो इनका इनहैबिटेट बढ़ रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक्स आपस में डिपेंडेंट हो रही हैं। ठीक है, आज किसी एक देश, बड़े देश में रिसेशन आती है तो उसका इफेक्ट दूसरे देशों को भी पड़ता है। ठीक है, तो वही बात है। और कल्चर का तो आपको मैं बता ही चुका हूं कि आप कल्चर बहुत एक दूसरे के लोग फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे कंट्री एक दूसरे कल्चर फॉलो कर रही है। प्रोपोनेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन बिलीव्स दैट इट हेल्प्स डेवलपिंग कंट्रीज टू कैच अप टू डेवलप वंस थ्रू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग, डाइवर्सिफिकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स। प्रोपोनेंट्स होते हैं कि शुभ चिंतक, मतलब ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट करने वाले, सॉरी शुभ चिंतक नहीं, सपोर्ट करने वाले। प्रोपोनेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन बिलीव्स, वो बिलीव करते हैं दैट जो कि डेवलपिंग कंट्रीज है वो मैन्युफैक्चरिंग, डाइवर्सिफिकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स के साथ ही डेवलप्ड कंट्री को कैच कर पाएंगी। The advent of globalization caused significant changes in the Indian economy, policy, production, consumer behavior. ग्लोबलाइजेशन के कारण इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर और कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर एक सिग्निफिकेंट चेंज आया है। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया इंक्लूड इंक्रीज्ड पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम अब बढ़ गई है ग्लोबलाइजेशन के कारण। बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंडिया में अब अवेलेबल है और कस्टमर के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अब मार्केट के अंदर अवेलेबल हो गए हैं। द इंपॉर्टेंट ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड डायलॉग अमंग गवर्नमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन within cross border to promote social cohesion which key proportion of fair globalization। इसमें क्या है कि अब फेयर ग्लोबलाइजेशन बहुत जरूरी है। अभी आपको ये पढ़ाया कि आज अब क्या है कि बड़े देश या डेवलप देश डेवलपिंग कंट्रीज का एक्सप्लॉइट ना करें। ठीक है, उसके लिए ऐसा फ्रेमवर्क और ऐसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंट्रीज के अंदर कि फेयर प्रैक्टिस रहे और फेयर ग्लोबलाइजेशन के साथ वो आगे बढ़े। एट द लोकल, नेशनल, रीजनल, global level, fair globalization must be supported by the interdependent and mutually reinforcing pillar of economic development, social development and environmental protection। ठीक है, तो ये वही कह रहा है कि अब जो इंटरडिपेंडेंट कंट्रीज हैं और उनके वो मतलब ग्लोबलाइजेशन के सभी इंटरडिपेंडेंट हैं, वो सभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए फेयर प्रैक्टिस को रखें। वो रीजनल, नेशनल और ग्लोबल लेवल तक सभी लेवल्स पर वो ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिससे वो सभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर सोशल डेवलपमेंट को और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ साथ चले। क्योंकि अगर एक देश इन्वायरमेंट के साथ छेड़छाड़ करता है तो इसका इफेक्ट पूरे उसके साथ की कंट्रीज पे भी पड़ेगा और पूरे ग्लोब को उसका दुष्परिणाम सहना पड़ सकता है। The process of reducing dependency and integration among particular units throughout the world is known as deglobalization। अब डिपेंडेंसी को रिड्यूस करना दूसरे देशों पे और इंटीग्रेशन और डिपेंडेंसी और इंटीग्रेशन को कम करना, रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी और इंटीग्रेशन दूसरे देशों पे इन द वर्ल्ड इज नोन एज डीग्लोबलाइजेशन। अब डिपेंडेंसी कम करना और इंटीग्रेशन को कम करना ही डीग्लोबलाइजेशन का उसका मतलब डीग्लोबलाइजेशन ही है। ड्यूरिंग इकोनॉमिक एंड जियो पॉलिटिकल क्राइसिस, globalization has also taken a hit as WTO regulation allow governments to practice trade protection measures to preserve national interest with specific limits। ठीक है, अब WTO छूट देता है सभी कंट्रीज को कि जब आपको अपने देश को प्रोटेक्ट करना है, अपने देश की जनता के इंटरेस्ट के अंदर काम करना है, तो आप वो कर सकते हो, आप उसको उसमें नेशनल इंटरेस्ट में बोलकर आप काम कर सकते हो। जैसे अभी आपको डेयरी वाला एग्जांपल दे दिया पहले, तो वो ये वही बात कह रहा है। Protectionism result a decline in trade, price rise and a form of subsidy to protected industry।
ठीक है। तो वो ये कि अगर आप प्रोटेक्ट करके चलते रहोगे तो उससे क्या नुकसान है कि ट्रेड कम हो जाएगा, ठीक है। अब सिर्फ डोमेस्टिकली ट्रेड चलेगा और इंटरनेशनल या फॉरेन कंट्रीज आपके साथ ट्रेड नहीं कर पाएंगे। Unprecedented event in the recent years, such as Brexit, withdrawal of US from Trans-Pacific Partnership, US-China trade dispute, and recent COVID-19 pandemic and Russian-Ukraine conflict, are the reason for call against globalization. ये सभी कारण है कि लोग अब ग्लोबलाइजेशन से हटकर डी ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक चैप्टर का अंत होता है। अब तक हम लोगों ने 6 चैप्टर कर लिए हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड इम्पैक्ट, ये आज हमने पूरा कर लिया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो का अंत है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।